हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और इसके हमने फर्स्ट 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और आज की वीडियो में हम 15th क्वेश्चन से जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो हमारी आज की इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। और सभी देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन या जितना भी हमने चैप्टर किया है उसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बेसिक्स जो हैं वो अपना स्ट्रांग रखो, उसके बाद आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट ए प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी आर परपेंडिकुलर, गिवन दैट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन में लाइन है वो ये है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज है, एक्चुअल में इफ एंड ओनली इफ का जो भी क्वेश्चन होता है वो हमेशा दो पार्ट्स में किया जाता है। ये चीज ट्रू है, ये जो चीज है ये ट्रू है इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है अगर ये गिवन होगा ए डॉट बी आर परपेंडिकुलर। ए कॉमा बी है, सॉरी यहां पर मैंने ए डॉट बी बोल दिया, ए कॉमा बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और इसका कन्वर्स पार्ट भी होता है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ये दोनों तरफ काम करता है कि ये परपेंडिकुलर होंगे अगर ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं। अब ये दोनों सिचुएशंस में गिवन है कि ना तो ए वेक्टर जीरो है ना ही बी वेक्टर जीरो है, तो यही आपको क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये लिख लेते हैं गिवन, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि ये सिचुएशन हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करवाना है, तो कर लेते हैं। अब ये गिवन है तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से करनी है, इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो डॉट करते हैं इसको, ए को ए से डॉट कर दो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब बी को कर दो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये रिजल्ट हमने बहुत बार यूज़ किया है कि x डॉट एक्स, दो वेक्टर्स को अगर डॉट करेंगे तो x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और x डॉट वाई और y डॉट एक्स, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता। डॉट में आपको पता है डॉट कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट बी। अब b डॉट ए को भी लिख लो, a डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो क्लियरली ये दोनों टर्म्स, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये आपस में कट हो रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ से कट हो गया, ये यहाँ से कट हो गया। तो मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या रह गया, 2 टाइम्स ए डॉट बी, और ऑब्वियस सी बात ये उधर जाके जीरो बन गया, मतलब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, जीरो। ठीक, तो कुछ बच्चे, देखो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, वैसे इतनी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते थे यहाँ 1 रह गया, तो देखो ये उधर जाके माइनस बनेगा, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ये एक हिसाब से मैं उधर ले गया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो जीरो बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो आ गया, तो विच एम्प्लाइज 2 को भी आप उधर ख़त्म कर दो, तो 0/2 दैट इज 0। अब a डॉट बी जीरो आ गया, a डॉट बी जीरो आ गया, एंड a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और आपको पता है ये हमने डॉट के रिजल्ट में पढ़ा है, ये हमने डॉट के रिजल्ट में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स नॉन जीरो हैं और उनकी डॉट जीरो आ रही है, दैट मीन्स a एंड b आर परपेंडिकुलर। मैं लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज
ए डॉट बी ज़ीरो है, देयरफॉर ए बी आर परपेंडिकुलर। तो ए और बी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमने एक पार्ट जो है क्वेश्चन का प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब सेम वे से ना अब ये रिवर्स हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्सली। अब रिवर्स हो जाएगा, ये गिवन बन जाएगा, ये टू प्रूव। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये कन्वर्स पार्ट हमें प्रूव करना है, तो ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है और ये हमें प्रूव करवाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इनको डॉट करना, तो विच एम्प्लाइज ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, सेम वही सारा काम है, बी डॉट बी। ठीक है, तो अब आपको पता है सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर दो वेक्टर नॉन ज़ीरो और वो परपेंडिकुलर हैं, तो देयरफॉर ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों कितने होंगे, ज़ीरो। ये तो आपको पता है, ये डॉट ज़ीरो होती है। तो विच एम्प्लाइज ए डॉट ए प्लस ज़ीरो प्लस बी डॉट बी। अब फिर से जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आप ये सभी स्टेप्स स्किप कर सकते हो। मैं जस्ट आपके नोट्स अच्छे से बने इसलिए इसको कंप्लीट करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये कितना बन गया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमने जो है वो अपना रिजल्ट वो प्रूव कर दिया। हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस इसमें समझने वाली बात ये थी कि ये बोथ वेज क्वेश्चन है। अगर ये ट्रू है तो ये प्रूव करो, अगर ये ट्रू है तो ये प्रूव करो। पहले मैंने इसको ट्रू मान लिया, इसको मैंने प्रूव किया, लेफ्ट हैंड बाकी दोनों को सॉल्व किया, एक कट कुट गया तो ए डॉट बी जीरो है। ए डॉट बी जीरो कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो हैं। अब ए और बी परपेंडिकुलर मान ली, ये प्रूव करवाना था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, तो आपको पता है परपेंडिकुलर डॉट जीरो होगी। तो अल्टीमेटली मैंने ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th की बात करते हैं। अब 16th के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सभी MCQ टाइप हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनसे आपका कंसेप्ट ही क्लियर होगा। अब यहाँ पर लिखा गया कि इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन, और आजकल तो आपको पता ही है कि MCQs जो हैं वो ज़्यादा मतलब कि पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर के लिए। तो इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बना है। तो सबसे पहले डॉट की बात की गई है, तो डॉट को लिखते हैं लेट ए डॉट बी। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ कि थीटा जो है वो हमेशा ज़ीरो और पाई के बीच में होता है, ज़ीरो और पाई भी हो सकता है। ये मैंने कैसे लिख लिया, ये मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम में बताया था कि जब भी एंगल 180 से बड़ा होता है, तो यहाँ मैं लिखा है ऑलवेज टेक दी शॉर्टर एंगल। हम छोटा एंगल लेते हैं कोई भी दो वेक्टर्स में, और एंगल हमेशा टेल के बीच में होता है। ये सब कुछ मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। तो अब हमें देखना है कि कौन सी ऑप्शन हमारी मैच करेगी। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, सिंस ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, और ये हमें गिवन है, तो विच एम्प्लाइज ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, मतलब इसकी वैल्यू भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब इसका आपको पता है ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, बी मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मैं उधर ले जाके ख़त्म कर सकता हूँ। पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज इनक्वालिटी का साइन इंटरचेंज भी हो सकता है अगर हम नेगेटिव नंबर को उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि कॉस थीटा
ग्रेटर देन 0 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच एम्प्लाइज कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकॉज ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड बोथ आर पॉजिटिव। तो इसलिए मैं इसको इनइक्वालिटी के उधर लेके जा सकता हूँ और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब जो सारी बात खड़ी है डॉट की वो इसके ऊपर खड़ी है कि जो भी थीटा की वैल्यू आएगी। अब आपको पता है, आपको इतनी बात तो पता है कि हमने ये क्वाड्रेंट्स में पढ़ा हुआ है कि साइन कॉस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, और हम 180 तक ही जा सकते हैं, इसके आगे ने की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस cos theta is always negative in second quadrant, ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर वी डिस्कस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही डिस्कस करेंगे। इसका मेरा मतलब ये है कि अगर कॉस नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू तो गलत हो जाएगी फिर हमारी। अब ये क्योंकि 0 या 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है या 0 है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 और 90 के बीच में होता है। तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन तो रिजेक्टेड है क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट्स आ गए, ये भी दोनों क्वाड्रेंट्स आ गए, मतलब हम सिर्फ यहाँ में लिखा है ना वी डिस्कस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। अब आपको पता है बिकॉज कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, ये भी 0 या 0 से बड़ा ही है, ठीक है। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है 0, ये दोनों वैल्यूज आप देख सकते हो टेबल पे, कॉस 0 1 कॉस 90 0। अब ये भी मतलब दोनों सिचुएशंस हमारी क्या हो रही हैं, दोनों सिचुएशंस क्या हैं हमारी ट्रू। अगर ये दोनों सिचुएशंस ट्रू हैं, दोनों सिचुएशन ट्रू हैं, देयरफॉर थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 and also theta can take value 0 and 90 also। थीटा 0 और 90 के बीच में या थीटा 0 और 90 वैल्यू भी ले सकता है। देयरफॉर हमारे कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बी ऑप्शन क्या है हमारी राइट आंसर, जो यहाँ मैंने टिक भी लगा दिया। तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखना आपने कि अगर यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता तो फिर हम 90 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि 90 पर ये 0 है, और यहाँ पर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मुझे 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी थी। अब 0 तो है ही है, अब चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर सभी में हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज ही हैं। तो इसलिए ये जो हमारा थीटा है ये इसके बीच में ही लाई करेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस करने का दो फायदे हैं, एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है, आप क्वेश्चन को गहराई से समझ पाते हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू टाइप ही है। लेट ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी पहचान क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड तो पक्का 1 होगा। तो वो मैंने लिख लिया कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये भी एक यूनिट वेक्टर है अगर थीटा की वैल्यू होगी इतनी, ये हमें से पूछा गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर
देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे आपको एक बात समझानी है कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। करना कैसे है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, आपको कोई भी बता देगा, बट क्यों करना है ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मैग्नीट्यूड इसका 1 है तो मुझे एंगल की ओर जाना है। मतलब देखो उन्होंने पूछा कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा, जब हमें एंगल की ओर जाना। अब एंगल की ओर जाने के लिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं हमें निकालना, यहाँ पर मुझे डॉट में जाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे डॉट में जाना पड़ेगा। ये जो वेक्टर है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर होगा अगर एंगल इतना है, यही पूछा है ना, तो मतलब हमें एंगल में जाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बोनस टिप बताई थी। अब वो बोनस टिप है, इफ समथिंग इज गिवन इन डॉट और समथिंग इज आस्क्ड इन प्लस और माइनस। अब समथिंग इज आस्क्ड गिवन इन प्लस और माइनस, ये बेसिकली प्लस में गिवन है और हमें डॉट में पूछा गया, तो हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले मैं लिख देता हूँ, एज वी नो एक्स डॉट एक्स कितना होता है, एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस में कुछ गिवन है, मुझे ना डॉट में जाना है ताकि मैं एंगल फाइंड कर सकूँ। एंगल फाइंड करने के लिए तो हमें डॉट के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो विच एम्प्लाइज उसका स्क्वायर भी कितना होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो विच एम्प्लाइज, इसको डॉट कर दो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब इसका कितना है, 1। ठीक है, अब फिर से जो रिजल्ट यूज़ करने वाला हूँ वो लिख देता हूँ। वैसे हमेशा बोलता हूँ आपको कि दोबारा दोबारा से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए लिखता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए जब आप नोट्स लिख रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपको पता है ये कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी, इसको भी लिख लो, ए डॉट बी डॉट ए को लिख सकते हो। अब ये कितना आएगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये कितना है आपके सामने है, 1। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। ये कितना बन गया, 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये भी कितना है, 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 -1 इसको मैं उधर ले गया, इसको भी मैं उधर ले गया। तो यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में कट हो गई, तो मेरे पास कितना रह गया, -1। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी कितना आ गया, -1, विच एम्प्लाइज ए डॉट बी कितना आ गया, -1/2। अब देखो जैसा कि हमारे पास ये बच गया ना, अब फिर से हमें डॉट को खोलना पड़ेगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो विच एम्प्लाइज, इसका मैग्नीट्यूड अगेन 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हो यूजिंग 1। तो कॉस थीटा कितना आ गया, -1/2। ठीक है, अब कुछ बच्चों को तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती, मैं तो आपके लिए बता देता हूँ आपको। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, सबसे पहले ये देख लिया करो। अब थीटा जो है 1/2 कब, कॉस से 1/2 कब होता है, 60 पर। थीटा कितना आ गया, 60, मतलब पर यहाँ पर माइनस है, हमारा आंसर इसका मल्टीपल ही होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके मल्टीपल पढ़ने हैं। 60, ये मैं आपको अपनी तरफ से तरीका बता रहा हूँ, ये 180, तो ये तो बिल्कुल बॉर्डर पे चला गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पहुंचना था, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो 120। तो इसका आंसर 120 ही आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 180 - 60। ठीक है, सॉरी ये -1/2 है। ठीक है, अब कॉस 180 - 60 कितना होता है, कॉस का कॉस रहेगा, 180 पे नो चेंज,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो कितना आ गया -1/2। तो इस तरह से हमारा कितना आंसर आ गया 120 मतलब 2π/3। अब आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो जो भी मैंने आपको बोला ना, आपको करके दिखा दिया। कॉस 60 1/2 होता है, ठीक है। तो मैंने इसके मल्टीपल पढ़े, मुझे पता लग गया कि 120 पे इसका आंसर आ जाएगा। तो 180 मैंने 60 लिख लिया मैंने इसको। कॉस 180 पे नो चेंज, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो कॉस -60 माइनस ऑफ कॉस 60 कितना होगा -1/2। इसको हम लिख सकते 2π/3। तो मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन है, डी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर आप टिक भी लगा लेना। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो उन्हें बोला ये यूनिट वेक्टर्स है, मैंने मान लिया, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी मान लिया। तो मैंने इसको जस्ट जैसा कि आपको बताया, ये बोनस टिप है कि क्योंकि यहाँ पर मुझे इसकी डॉट निकालनी थी, मतलब मुझे प्लस से डॉट में जाना था, तो मैंने ये रिजल्ट यूज़ किया। मैंने आपको हमेशा यही बताया, तो ये यूज़ कर लिया, ये 1 ही होता है, ठीक है। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, उसको मैंने फिर से खोला, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक क्रॉस का अच्छे से किया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे, क्रॉस का नहीं एक्चुअली डॉट का भी, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्रॉस की बात हो रही है, तो आपको मैंने ये वाला सिस्टम बताया था कि जब भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हों, वैसे तो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल दिया था, बट फिर भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हम इसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे करते पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो ऐसा करते हैं, मैं दोबारा से लिख लिया, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जे क्रॉस के, तो देखो जे क्रॉस के उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरो कप देखो, तो अगला आंसर कितना है आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई के बाद कौन आएगा जे, बट क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस प्लस के। अब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के बाद क्या आएगा के, सीधी डायरेक्शन ही है तो पॉजिटिव ही आएगा। बस इस बात का आप ध्यान रखना है, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, नहीं तो जैसे यहाँ पर जे क्रॉस के, जे के बाद आई के बाद जे, हम उल्टी डायरेक्शन थी तो माइनस आया, ठीक है। अब आई डॉट आई, ये भी आपको पता है, आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे -1, मतलब ये -1 ही बन गया ना, -1 लिख लिया, के डॉट के 1। अब क्लियरली ये कट हो गया, इसमें कुछ भी समझने को है ही नहीं है, तो हमारे पास कितना बच गया 1, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यहाँ मैं टिक भी लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, और ये जरूर आपने याद रखना है, इसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। सो आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले ही बता दूं कि मैंने ना इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जितनी भी देखी हैं तो मुझे वो सभी गलत लगती हैं। गलत नहीं कहूँगा, एक्चुअली वो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब वो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, तो उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सेम है व्हेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बने। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर डॉट और क्रॉस दोनों की बात हो रही है, तो बारी बारी से बात करते हैं। लेट, ठीक है, ए डॉट बी, सबसे पहले ए डॉट बी की बात करते हैं। तो आपको बताइए कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। और आपको ये तो पता है कि थीटा जो है वो हमेशा, मैंने को हमेशा बताया 0 और पाई के बीच में होता है। अब हमें इसका भी मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका भी एक बार मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड लूँगा या मॉडुलस लूँगा तो कितना बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। मुझे इस सारी स्टेटमेंट का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये कितना बनेगा, ए का डबल मैग्नीट्यूड या बी का डबल मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। अब मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि -1 का मॉड कितना होता है 1। अगर मैं 2 बार मॉड भी कर दूं तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा, पहले भी 1 आ रहा था,
मतलब 2 बार मॉड लेने से या मैग्नीट्यूड लेने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पर और देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली कॉस थीटा लिया हुआ है, वो गलत है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब आपको पता है हम इसकी बात कर रहे हैं, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। अब ये मुझे पता है एक पॉजिटिव नंबर है, ये मुझे पता है एक पॉजिटिव नंबर है। अगर इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, जो बुक्स में लिखा गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है, आप सोच के देखो कि ए डॉट बी, थीटा 0 और पाई के बीच में हो सकता है। अगर मैं बाई चांस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लूँ, मतलब आप ये मान के चलो कि इसकी वैल्यू मैं 120 ले लूँ, तो कॉस 120 तो नेगेटिव वैल्यू देगा, कॉस 120 नेगेटिव वैल्यू देगा। ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये स्टेटमेंट मिसमैच हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस लिखा है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, मुझे आपको यही पॉइंट समझाना है। अब क्रॉस की बात करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्रॉस की बात करते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। तो अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है क्रॉस की, तो आपको पता है कि मैंने इसको आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वही ए का डबल मैग्नीट्यूड, बी का डबल मैग्नीट्यूड, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड। बट एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए क्रॉस बी, ए का डबल मैग्नीट्यूड मतलब सिंगल मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1। एक और स्टेप करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ पर साइन का मैग्नीट्यूड जो है क्यों हटा दिया, वहाँ पर कॉस का तो हटाया नहीं था। अब आपको इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। सिंस थीटा लाइज विद इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, 0 और पाई भी हो सकती है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मॉडुलस साइन का आंसर मैंने साइन ही लिखा है। ये वैसे मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। अब आपको पता है एज वी नो, आपको पता है आपके क्वेश्चन में ना ये गिवन है, तो इसको अपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अब इसका आंसर आपके सामने है, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ठीक है। अब क्लियरली ये जो हैं दोनों ये आपस में कट हो गए, तो हमारे पास कितना बच गया, ऐसे लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड कॉस थीटा। अब बहुत से टीचर्स या बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस में यहाँ पर साइन इज इक्वल टू कॉस लिखा गया है, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है। आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है, वो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी, सर पहली बात तो ये मॉडुलस है तो इसका आंसर नेगेटिव कैसे आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है। कोई भी जो मॉड फंक्शन होता है वो इस तरह से आंसर देता है हमेशा, अगर x 0 या 0 से बड़ा है, अगर x 0 से छोटा है। तो अगर आप यहाँ पर 1 2 फिल करोगे तो आंसर वही आएगा 1 2। अगर आप -1 फिल करोगे तो यहाँ पर -1 पहले से है, मतलब -x पहले से है, -1, मतलब अगर आप x को -1 फिल करोगे तो x की जगह -1 फिल करोगे कितना आएगा, +1। इस तरह से मॉड काम करता है। अब सेम यहाँ पर है। अब थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब कॉस की अपनी वैल्यू नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरह से मैंने ये लिखा है।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी सेम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपको पता है साइन बाय, यहाँ पर आप लिख ही लो, विच एम्प्लाइज ये कितना बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि आपको पता है साइन बाय कॉस कितना होता है, tan। अब देखो यहाँ पर tan की वैल्यू, अगर tan थीटा 1 है, अगर tan थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू मुझे सीधा सीधा पता है कितनी आएगी, 45 होगी। tan 45 कितना होता है, 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर 45 पर 1 आ रहा है तो इसके सारे मल्टीपल पढ़ लो। 2 ज़ा 90 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135 आएगा, 4 से करोगे 180 आएगा। तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है ताकि मेरी नेगेटिव वैल्यू आए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, या मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि tan 135 कितना होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ tan 180 - 45। ठीक है, तो tan 180 पे नो चेंज, tan का tan ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो कितना आएगा, -1। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए दी है, इसको आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। तो tan 135 कितना आ गया, tan 135 कितना आ गया, -1। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 135, और इसको आप लिख सकते हो 3π/4, और इसको आप लिख सकते हो 45। तो ये मेरी की एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको देखो, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारी ऑप्शन में ना दो ही, मतलब कि सॉरी, 4 जो ऑप्शंस हैं, 0, π/4, π/2, π। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन जो है, इसलिए ये वाला सोल्यूशन किसी ने करवाया नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन होती कि π/4 की जगह पर 3π/4 लिखा होता, तो 3π/4 पर भी इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप चेक भी कर सकते हो, साइन 135 कॉस 135 इज इक्वल टू -1। साइन 135 कितना होता है, साइन 180 - 45 कॉस 180 - 45। साइन का साइन रहेगा 45, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस का कॉस रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉस 45 बन गया, और ये दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2। आप मेरे को बताओ क्या ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कर देते हो, क्योंकि सभी एक्सप्लेनेशंस में यही है। देखो, मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं कितना सही करवा रहा हूँ, मुझे जस्ट आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। मुझे लगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि दो जगह पर इन दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, दो जगह पर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दो जगह पर इनकी वैल्यू सेम हो सकती है, जब कॉस पॉजिटिव होगा, जब कॉस नेगेटिव होगा। तो वही मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कहीं पर फिर भी देखो लगता है, देखो यहाँ पर थीटा 45 आ गया, हमारा यही ऑप्शन मैच करती है, ये हमारी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। बट मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन बाकियों ने नहीं दी, ये इनकम्प्लीट है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे मैं गलत हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं हो भी सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, टीचर होने से पहले मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। बट एज़ पर माई नॉलेज मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। अब देखो, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म है, हमारा ये चैप्टर है फिनिश्ड है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो समझ लो आपकी 50% प्रेपरेशन हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 3D, मतलब ये 10th चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया है, आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई या कोई भी परेशानी नहीं है, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका आपने 50% पार्ट आज ही कर लिया है, वो चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है।